आज हम BMTC 133 रियल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं, जो कि है कम्युनिकेटिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास ओवरऑल कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम कवर करेंगे। जो ओवरऑल टॉपिक है उस चैप्टर में सबसे पहले हम कवर करेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है, उसके बाद लॉजिकल कनेक्टिव्स जिसके अंदर हम ये 4 टॉपिक कवर करेंगे, और उसके बाद लॉजिकल क्वांटिफायर्स। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक है जिसको हम कवर कर लेंगे तो हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू फॉर ऑल द केसेस कवर्ड बाय इट और फॉल्स फॉर ऑल द केसेस कवर्ड बाय इट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम उस स्टेटमेंट को कह रहे हैं जो कि ये बताए या तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या तो स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट कह रहे हैं। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। n स्क्वायर इज लेस देन 5 फॉर n बिलोंग्स टू 0 1 2। हम ये जानते हैं अगर n की वैल्यू 0 1 या 2 रखें तो इस इक्वेशन में अगर ये वैल्यू रखते हैं तो जो आंसर आएगा वो 5 से छोटा ही आएगा। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, ये जो सेंटेंस है, ये ट्रू है, और क्योंकि ये ट्रू है इसलिए ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी है। ठीक है, अगला एग्जांपल कह रहा है दिस सेट ऑफ रियल नंबर इज़ फाइनाइट सेट। तो रियल नंबर का सेट कह रहा है कि फाइनाइट सेट होता है, यानी कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि फाइनाइट सेट नहीं, इन्फिनाइट सेट होता है रियल नंबर का सेट। तो ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ये ट्रू है या तो फॉल्स है। जब ये पता चल जाए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर ये पता चल जाए कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तब हम उस स्टेटमेंट को कह सकते हैं कि एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, इसी तरीके से आगे 2 एग्जाम्पल दिए, ये एक बार आप रीड कर लेना। अब हम किसको कहेंगे कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, कि विच वन आर नॉट मैथमेटिकल स्टेटमेंट, कैसे पता लगाएंगे? तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हमें कमांड दी जा रही हो या जिसमें एक्सप्रेशन दिए जा रहे हो या क्वेश्चन के फॉर्म में कोई स्टेटमेंट दी गई हो, तो ऐसे इक्वेशन को, ऐसे स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे एग्जांपल कह रहा है कि ऐड 4 to 5, 5 में 4 को ऐड करिए, लेकिन इस स्टेटमेंट से हमें ये तो नहीं पता चल रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इसी तरीके से अगला स्टेटमेंट है x बिलोंग्स टू n, n फॉर नेचुरल नंबर। तो x किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। अब इस स्टेटमेंट से भी हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो जहाँ पे हमें ये पता ना चले कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। ओके, और आगे हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट को सिर्फ स्टेटमेंट भी बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि बार बार इतने लंबे नाम को तो हम ले नहीं सकते, और मैथमेटिकल को स्टेटमेंट को हम सिर्फ स्टेटमेंट भी बोले तो तब भी चलेगा। आगे देखते हैं, आगे हमारा कौन सा टॉपिक है? लॉजिकल कनेक्टिव्स। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक आता है लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं? हमने इंग्लिश में पढ़े होंगे, बहुत सारे कनेक्टर्स पढ़े हैं, जैसे एंड और, जो कि 2 टर्म्स को जोड़ते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास कुछ कनेक्टर्स हैं, जैसे और है, एंड, इफ़, देन, इफ़ एंड ओनली इफ़। तो इन्हीं सबको क्या कहा जा रहा है? लॉजिकल कनेक्टिव्स। ठीक है, मैथ के टर्म्स में, मैथ की लैंग्वेज में इन सभी को लॉजिकल कनेक्टिव्स कहा जा रहा है, और इन सभी के अलग अलग नाम हैं। जैसे पहला यहाँ पर है डिसजंक्शन, कंजंक्शन, नेगेशन और कंडीशनल कनेक्टिव्स। इन सभी के बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं और से। ठीक है, तो डिसजंक्शन क्या होता है? किसी भी 2 स्टेटमेंट का कंपाउंड स्टेटमेंट जब हम और से कनेक्ट करते हैं तब हम उस स्टेटमेंट को डिसजंक्शन कहते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या कहता है। द डिसजंक्शन ऑफ 2 स्टेटमेंट P एंड Q इज द कंपाउंड स्टेटमेंट P और Q डिनोटेड बाय P, ये सिंबल ऑफ Q। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट P है, एक Q है, और दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट कौन कर रहा है? और। ठीक है, तो और टर्म से कनेक्ट होने वाले जितने भी स्टेटमेंट हैं उन सभी को हम क्या कहेंगे? डिसजंक्शन। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और डिसजंक्शन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? P और ये सिंबल फिर Q। ठीक है, पहले पहली स्टेटमेंट, फिर उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट, बीच में हम ये सिंबल लगा देंगे। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज़ अ बुक और सेवरल वुमेन रन देयर ओन बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट देखने को मिल रही है, जो कि पहली स्टेटमेंट है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज़ अ बुक, और दूसरी स्टेटमेंट है सेवरल वुमेन रन देयर ओन बिजनेस, और दोनों ही स्टेटमेंट और टर्म से जुड़ी हुई है। तो ऐसे स्टेटमेंट जो और टर्म से जुड़े हैं उनको हम डिसजंक्शन कह रहे हैं। ओके, और ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे पूछता है कि क्वेश्चन में पूछ भी लेगा कि इसकी ट्रूथ वैल्यू बताओ इस स्टेटमेंट की। तो ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालते हैं?
देखिए कोई भी स्टेटमेंट ट्रूथ वैल्यू तभी निकाल पाएंगे जब वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी, है ना। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कि फर्दर वो सेपरेटली जो पी स्टेटमेंट है और जो क्यू स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। उन दोनों को पता करने के बाद हम फिर उनका जो डिसजंक्शन होगा उसको भी हम पता कर लेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो वो पता करने के लिए हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। इफ़ इवन वन ऑफ देम इज़ ट्रू देन द कंपाउंड स्टेटमेंट पी डिसजंक्शन क्यू इज़ ट्रू। कह रहा है कि दो स्टेटमेंट अगर आपको दी गई है और दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है तो उन दोनों का जो डिसजंक्शन होगा वो भी ट्रू होगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, 2 इज़ ग्रेटर दैन 0, ये स्टेटमेंट ट्रू है। और अगले स्टेटमेंट कहता है 2 इज़ ग्रेटर दैन 5, जो कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अब आप बताइए कि इन दोनों का जो डिसजंक्शन होगा वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ऑब्वियसली ट्रू होगा, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कहा था कि कोई एक स्टेटमेंट को भी अगर हम ये दिखा दें वो ट्रू है तो उन दोनों का डिसजंक्शन भी ट्रू होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया, हैंस पी डिसजंक्शन क्यू जो कि है 2 इज़ ग्रेटर दैन 0 और 2 इज़ ग्रेटर दैन 5 इज़ ट्रू। तो इन दोनों का डिसजंक्शन भी कैसा है, ट्रू। तो ये इसकी ट्रूथ वैल्यू, ओके। तो डिसजंक्शन के टॉपिक में सिर्फ इतना ही है। अब आगे हम देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, इज़ द डिसजंक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ये ट्रू और फॉल्स। कह रहा है कि दो स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पे, पहली स्टेटमेंट ये इतनी है, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट ये वाली है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट पूछ रहा है इन दोनों का जो डिसजंक्शन होगा वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि ट्रू और फॉल्स कैसे निकालेंगे, अगर कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू हुई तो उनका डिसजंक्शन भी ट्रू होगा, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहली स्टेटमेंट दे रखा है हमें डिफ्रेंशिएशन से, और हम जानते हैं भाई कि टी क्यू प्लस 7 टी का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो 3t² प्लस 7 ही होगा, यानी कि दोनों तरफ LHS और RHS दोनों इक्वल है। तो पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है और दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्यों? क्योंकि 3 + 5 = 2 नहीं होता, वो 8 होता है। तो दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए हमने यहाँ पे देखा कि दोनों में से एक स्टेटमेंट ट्रू है जो कि पी स्टेटमेंट है। तो पी स्टेटमेंट के ट्रू होने से हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो डिसजंक्शन होगा पी और क्यू का वो भी ट्रू होगा, ठीक है, ओके। इतना समझ आया। अब आगे चलते हैं, कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या है, जैसे हमने डिसजंक्शन पढ़ा, जो कि डिसजंक्शन क्या था, दो स्टेटमेंट को कौन सी टर्म कनेक्ट कर रही थी, और टर्म, ठीक है। यहाँ पे कौन सी टर्म कनेक्ट करेगी, दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं वो है एंड, ठीक है। तो एंड से दो स्टेटमेंट को जोड़ा जाएगा। तो ऐसी दो स्टेटमेंट जिनको एंड टर्म से जोड़ा जा रहा है तो उन स्टेटमेंट को हम कंजक्शन कहेंगे, ठीक है। तो कंजक्शन के बारे में एक बार डेफिनेशन समझ लेते हैं। द कंपाउंड स्टेटमेंट P एंड Q इज़ कॉल्ड द कंजक्शन ऑफ द स्टेटमेंट P एंड Q। कह रहा है कि P और Q का जो कंपाउंड स्टेटमेंट होगा, अगर हम उन कंपाउंड स्टेटमेंट को एंड से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो एंड से कनेक्ट होने वाली जो पूरी इक्वेशन, पूरी स्टेटमेंट निकल के आएगी, उस स्टेटमेंट को हम कहेंगे कंजक्शन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो कनेक्टर लगा हुआ है वो कौन है, एंड, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं हम इस सिंबल से। ध्यान रखना यहाँ पे उल्टा है, डिसजंक्शन में अलग था और यहाँ पे अलग है, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इग्नू इज़ अ मेगा यूनिवर्सिटी एंड March 8 इज़ इंटरनेशनल वुमेन डे। कह रहा है कि इग्नू एक मेगा यूनिवर्सिटी है और 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। और दो सेंटेंस है यहाँ पे, पहला सेंटेंस सिर्फ इतना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरा सेंटेंस मार्च से लेके यहाँ तक है। और दोनों सेंटेंस को आप देख रहे हो कि ये जो एंड टर्म है वो कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे कनेक्शन को, ऐसे सेंटेंस को हम कंजक्शन कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर कंजक्शन की ट्रूथ वैल्यू निकालने को है तो उसके बारे में भी एक बार स्टेटमेंट समझ लेते हैं। क्या कहता है, पी कंजक्शन ट्रू विल बी ट्रू ओनली व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। कह रहा है पी और क्यू का कंजक्शन ट्रू तभी होगा जब सेपरेटली पी भी ट्रू होगा और क्यू भी ट्रू होगा। अगर दोनों ट्रू हुए तो उन दोनों का कंजक्शन भी कैसा होगा, ट्रू होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में बता रहा है कि 2 + 1 3 है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। और दूसरा स्टेटमेंट है 3 = 5, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि 3 और 5 तो अलग अलग होते हैं, तो ये फॉल्स है। तो अब आप बताइए P और Q इन दोनों का जो कंजक्शन होगा वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑब्वियसली फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने देख लिया
क्या कह रहा है इक्वेशन क्या कहती है कि P और Q का कंजक्शन तभी ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होंगे, और हमने यहाँ पे देखा कि दोनों में से सिर्फ एक ही ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो इन दोनों का कंजक्शन भी फॉल्स होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया P कंजक्शन Q इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, अब आते हैं नेगेशन पे। ठीक है, नेगेशन जैसे नाम से पता चल रहा है नेगेटिव वर्ड से आया है, तो नेगेशन में क्या है, द नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट P इज़ नॉट P डिनोटेड बाय टिल्डे P। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको नाम से भी पता चल रहा होगा कि कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको दी गई है, ठीक है, अगर आपको उसका नेगेशन लिखना है तो नेगेशन इसका मतलब उसका अपोजिट लिख दीजिए, वही उसका नेगेशन हो गया, या फिर उसमें सिर्फ नॉट लगा दीजिए, वो उसका अपोजिट हो जाएगा, तो वही उसका नेगेशन ही कहलाएगा। ठीक, इसको अगर एग्जांपल से समझे तो क्या समझेंगे, देखो अगर दिया है कोई गिवन स्टेटमेंट है n इज़ अ फाइनाइट सेट, यहाँ पे n किसे डिनोट कर रहा है, नेचुरल नंबर को, कह रहा है कि n एक फाइनाइट सेट है, तो इसका नेगेशन क्या होगा, इसका उल्टा कि n इज़ नॉट अ फाइनाइट सेट। ठीक है, तो यही इसका नेगेशन हो जाएगा। ओके, नेगेशन की समझ आया, और इसको डिनोट करते हैं इस साइन से, टिल्डे P, इसको कहते हैं टिल्डे, तो टिल्डे लिख के फिर यहाँ P लिख देना। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू एक बार समझ लेते हैं। सो ट्रूथ वैल्यू नेगेशन की क्या है, इफ़ P इज़ ट्रू देन टिल्डे P इज़ फॉल्स, इफ़ P इज़ फॉल्स देन टिल्डे P इज़ ट्रू। कह रहा है कि अगर गिवन स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स होगा, और अगर गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू होगा। ठीक है, यही इसकी ट्रूथ वैल्यू है। एक बार इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन में दे रखी है पहली स्टेटमेंट जो है इंटीग्रेशन कि इसका इंटीग्रेशन 1 के इक्वल है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट हमें गिवन है, इसका नेगेशन क्या होगा, अब क्योंकि ये इस गिवन स्टेटमेंट में कह रहा है कि ये दोनों इक्वल है, तो हम इसका नेगेशन में बता देंगे कि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, x dx नॉट इक्वल टू 1, सिर्फ और सिर्फ इतना लिख देना और छोड़ देना और नेगेशन का साइन लगा देना है कि हमने ये बता दिया कि इसका नेगेशन सिर्फ इतना होगा, यही इसका आंसर है बस। और इसके आगे हमसे एक चीज़ और पूछिए, इसकी ट्रूथ वैल्यू। तो ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमें ट्रूथ वैल्यू पता कैसे चलेगी नेगेशन की, वो पता चलेगी गिवन स्टेटमेंट से। गिवन स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो नेगेशन ट्रू होगा, अगर गिवन स्टेटमेंट ट्रू है तो नेगेशन फॉल्स होगा। और हमें यहाँ पे कैसे स्टेटमेंट दी गई है, फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि x का इंटीग्रेशन 1 नहीं होता है। ठीक है, तो गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसका नेगेशन ट्रू होगा। ठीक है, तो इसका नेगेशन ट्रू है। आगे एक एग्जांपल और दिया है, नो ह्यूमन कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, ऐसा कोई भी ह्यूमन नहीं है जो बिना ऑक्सीजन के जी सके। ठीक है, ये गिवन इक्वेशन है, गिवन सेंटेंस है जिसे हम P से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका नेगेशन क्या होगा, हम ये दिखा देंगे कि ऐसा एक ह्यूमन है जो कि ऑक्सीजन के बिना भी जी सकता है। तो इसका नेगेशन में हमने क्या लिख दिया, एटलीस्ट 1 ह्यूमन कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, तो बस ये इसका आंसर हो गया। अब ट्रूथ वैल्यू बतानी है तो हमें गिवन स्टेटमेंट पता करनी पड़ेगी वो ट्रू है या फॉल्स है। तो गिवन स्टेटमेंट ट्रू थी, तो नो ह्यूमन कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन इसका जो हमने नेगेशन निकाला कि एक ह्यूमन बिना ऑक्सीजन के जी सकता है, जो कि फॉल्स है, क्योंकि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो बिना ऑक्सीजन के जी पाए। तो इसका जो नेगेशन है वो फॉल्स है। पता चल गया हमें कि जो नेगेशन है उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। आगे हमें एक टॉपिक देता है, क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ। सो एक डी मॉर्गन्स लॉ है जो कि नेगेशन किसके ऊपर है, दो स्टेटमेंट के कंजक्शन और डिजंक्शन के ऊपर उसका नेगेशन निकाल रखा है। तो एक बार आप इन दोनों को गो थ्रू कर लेना। ठीक है, तो आगे क्या कहता है, आगे हमारा टॉपिक आता है कंडीशनल कनेक्टिव्स। ठीक है, कंडीशनल कनेक्टिव्स में क्या पढ़ना है हमें, इफ़ देन और इफ़ एंड ओनली इफ़, ये दो टॉपिक के बारे में समझेंगे, उसके बाद ये वाला टॉपिक भी ख़त्म। गिवन एनी टू स्टेटमेंट P एंड Q, इफ़ P इज़ ट्रू देन Q इज़ ट्रू, डिनोटेड बाय ये। ठीक है, तो कह रहा है कि कंडीशनल कनेक्टिव में अभी सबसे पहले हम इफ़ और देन की बात कर रहे हैं। तो इफ़ और देन में अगर कोई भी स्टेटमेंट आपको इस फॉर्म में मिलती है, इफ़ फिर आगे स्टेटमेंट लिखिए, फिर लिखा है देन, फिर आगे स्टेटमेंट लिखिए, तो हम उस स्टेटमेंट को इस फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, डिनोटेड बाय P इम्प्लाइज Q, ये जो सिंबल है इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लाइज। ठीक है, तो कोई भी टर्म जिसमें लिखा गया हो इफ़, फिर फर्दर कुछ लिखा गया है, फिर देन, फिर फर्दर आगे सेंटेंस, तो उसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब इसको रीड कैसे करते हैं, देखिए इसके रीड करने के 4-5 तरीके हैं। सबसे पहला,
P इज़ ट्रू इम्प्लाइज Q इज़ ट्रू। अगर P ट्रू है तो Q भी ट्रू है, ठीक है। दूसरा, P बीइंग ट्रू इज़ सफिशेंट फॉर Q टू बी ट्रू। Q को ट्रू करने के लिए P का ट्रू होना इनफ है। P इज़ ट्रू ओनली इफ़ Q इज़ ट्रू। P तभी ट्रू होगा जब Q ट्रू होगा, या Q तभी ट्रू होगा जब P ट्रू होगा, मतलब वाइस वर्सा। और लास्ट है, Q बीइंग ट्रू इज़ नेसेसरी फॉर P टू बी ट्रू। यानी कि P को ट्रू करने के लिए Q का ट्रू होना नेसेसरी है, कंपलसरी है, ठीक है। तो ये ऐसी टर्म्स आपको कहीं भी लिखी हुई मिले इन पांचों में से तो समझ जाना ये आपको कंडीशनल कनेक्टिव्स की बात कर रहा है और उसमें इफ़ और देन की बात कर रहा है, ठीक है। तो उसे आप कैसे लिख सकते हो, P इम्प्लाइज Q। P पहली स्टेटमेंट रहेगी, Q सेकेंड स्टेटमेंट रहेगी। और ऐसी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, या हम कहते हैं इम्प्लीकेशन, ठीक है। ओके, इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इफ़ m इज़ इन z मतलब इंटीजर, कि कोई एक ऐसा नंबर है जो z से बिलोंग करता है। अगर कोई एक ऐसा नंबर z से बिलोंग करता है तो m बिलोंग्स टू q, तो वो नंबर रैशनल नंबर से भी बिलोंग करेगा। तो इस इक्वेशन में ये कहा गया है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कंडीशनल के फॉर्म में, m बिलोंग्स टू z इम्प्लाइज m बिलोंग्स टू q। हमने ये देखा था, p इम्प्लाइज q के फॉर्म में इसको लिख देना है, बस ये इसका आंसर है, ठीक है। अब इसकी अगर ट्रूथ वैल्यू निकालें हम, सो ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रूथ वैल्यू कहता है कि व्हेन P एंड Q आर ट्रू देन P इम्प्लाइज Q इज़ ट्रू। अगर P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है तो दोनों के ट्रू होने के बाद जो इनका कंडीशन स्टेटमेंट बनेगी वो भी ट्रू होगी। यहाँ पे क्या कहा गया है कि देन P इम्प्लाइज Q इज़ ऑल्सो ट्रू। ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये अगला टॉपिक आता है हमारा, ठीक है। इसी के अंदर है, कंडीशनल कनेक्टिव के अंदर ही हमारा अगला टॉपिक है इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ को समझने से पहले हम जो अभी एग्जांपल हमने लिया था m बिलोंग्स टू z और m बिलोंग्स टू q वाला, उसी का कन्वर्स समझ लेते हैं। उसके बाद हम समझेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कन्वर्स क्या कहता है, अगर हमें गिवन स्टेटमेंट दे रखी है p इम्प्लाइज q, और तो उसका कन्वर्स क्या होगा, यानी कि उसका उल्टा, कि अगर P ट्रू हो रहा है कब, जब Q ट्रू है, तो Q भी ट्रू होगा जब P ट्रू है। क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, ये हम देखते हैं। अब देखो एग्जांपल में हमें दिया था कि m अगर इंटीजर से बिलोंग करता है तो वो पक्का वो रैशनल नंबर से भी बिलोंग करेगा, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। लेकिन अगर इसका कन्वर्स निकाला जाए, कि कन्वर्स कह रहा है कि अगर कोई नंबर रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो वो इंटीजर से भी बिलोंग करेगा, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि जो z होता है वो सबसेट होता है Q का, लेकिन जो Q होता है वो सबसेट नहीं होता Z का। तो पहली स्टेटमेंट इसके ऊपर बेस्ड है, यानी कि Z इज़ अ सबसेट ऑफ Q। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई नंबर अगर Z से बिलोंग कर रहा है तो Q से भी करेगा, बट ऐसा नहीं है कि अगर कोई नंबर Q से बिलोंग कर रहा है तो वो Z से भी बिलोंग करेगा, नहीं, ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ पता लगी कि अगर P इम्प्लाइज Q ट्रू है तो उसका कन्वर्स ज़रूरी नहीं है वो भी ट्रू हो, वो फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगी। लेकिन अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट आए हमारे पास, कोई ऐसी स्टेटमेंट आए जिसमें हम कह सकें कि व्हेन बोथ P एंड Q, दैट इज़ P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P आर ट्रू, कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसमें P इम्प्लाइज Q भी ट्रू है और Q इम्प्लाइज P भी ट्रू है, यानी कि उसका कन्वर्स भी ट्रू है, तब हम उस केस में उस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P। तो दोनों तरफ एरो लगा दीजिए आप, तो यही उसका इफ़ एंड ओनली वाली कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं लॉजिकली इक्विवेलेंट। और इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड कैसे करेंगे, P इज़ ट्रू इफ़ एंड ओनली इफ़ Q इज़ ट्रू, ठीक है। तो इसको हम कैसे रीड कर रहे हैं कि P तभी ट्रू होगा जब Q ट्रू होगा, सिर्फ और सिर्फ जब Q ट्रू होगा तभी P भी ट्रू होगा। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ यहाँ पे क्या समझा रहा है कि ये कंडीशन, ऐसा सिचुएशन जहाँ भी दिया गया होगा, ये समझ जाइएगा कि वो इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन दी गई है, ठीक है। और इसको हम IFF से भी डिनोट कर सकते हैं, इतना बड़ा ना लिखकर हम सिर्फ IFF भी लिख दें तब भी चलेगा, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है
कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है। तो देख लेते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है। द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द इम्प्लीकेशन P इम्प्लाइज Q इज द इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। कह रहा है कि अगर कोई स्टेटमेंट आपको इस फॉर्म में दी गई है तो उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे निकालोगे, उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव इस फॉर्म में लिख दीजिएगा, वही उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल से, समझ लेते हैं कैसे। अगर गिवन इक्वेशन देखो दी गई है, गिवन स्टेटमेंट m बिलोंग कर रहा है z से, तो m बिलोंग करेगा रैशनल नंबर से भी, ठीक है। तो अब इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, ये जो बाद वाली स्टेटमेंट है उसका नेगेशन पहले लिख दीजिए। तो बाद वाली स्टेटमेंट का नेगेशन हमने पहले लिख दिया और ये जो शुरू वाली स्टेटमेंट थी उसका नेगेशन हमने बाद में लिख दिया, ये इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो गया। बस सिंपल, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमें क्या समझा रहा है, लॉजिकल क्वांटिफायर्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। इसके अंदर हम 3 चीज़ पढ़ेंगे, देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल और देयर इज़ वन एंड ओनली वन। सो इन सब के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मैथमेटिक्स में किसी भी इक्वेशन, किसी भी सेंटेंस को हम सिम्बॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी के बारे में हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट के लिए एक सिंबल बना हुआ है, वो है ये। फॉर ऑल के लिए ये सिंबल है और देयर इज़ वन एंड ओनली वन के लिए ये सिंबल है, या देयर इज़ वन एंड ओनली वन कह लो, या देयर इज़ यूनिक, देयर इज़ एग्जैक्टली वन, सभी के लिए ये सिंबल है, ठीक है। तो एक एक करके इसकी स्टडी करते हैं और सभी को एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से समझेंगे तभी ये समझ भी आएगा, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट के जो टॉपिक, देयर एग्जिस्ट का मतलब है कि किसी के होने की उपस्थिति, है ना। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, देयर इज़ एटलीस्ट वन चाइल्ड स्टडिंग इन क्लास 5 इन इंडिया, कि इंडिया में कक्षा 5 में सिर्फ कम से कम एक बच्चा पढ़ रहा है, ऐसा ये एग्जाम्पल, ऐसा ये सेंटेंस कह रहा है, ठीक है। अब इस पूरे सेंटेंस को आपको सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे कर सकते हो, देखो देयर इज़ का मतलब यही हो गया देयर एग्जिस्ट, तो उसके लिए हमने सिंबल लगा दिया, यही वाला सिंबल लगेगा। देयर इज़ एक्स मतलब चिल्ड्रन, या फिर कह लो वन चाइल्ड, ठीक है। तो एक्स किसको डिनोट कर रहा है, एक चाइल्ड को। अब एक चाइल्ड को डिनोट करने के बाद आपको उसका सेट भी बनाना पड़ेगा, उसका सेट मतलब कि सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, ठीक है। इस सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन को हमने यू से डिनोट कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि सारे बच्चे में से कोई एक ऐसा बच्चा है जो कि X इज़ स्टडिंग इन क्लास 5 इन इंडिया। तो ये पूरे सेंटेंस को हमने क्या नाम दे दिया, PX। तो यहाँ इसके बाद आप डायरेक्ट PX लिख दीजिए। PX का मतलब यही हो गया कि सभी चिल्ड्रन में से कोई एक ऐसा बच्चा है जो कि क्लास 5 में पढ़ रहा है इंडिया में, ठीक है। तो इस पूरी इक्वेशन को हमने सिम्बॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम इनकी जगह बिलोंग्स टू भी लगा सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू यू सच दैट PX क्या है, यही वाला सेंटेंस, ओके। तो ये देयर एग्जिस्ट की कंडीशन है। इसी तरीके से फॉर ऑल के बारे में भी है। तो फॉर ऑल के बारे में समझने के लिए एक बार हम जो पहले एग्जांपल लिया है उसका नेगेशन समझ लेते हैं, तो हमें फॉर ऑल समझ आ जाएगा, ठीक है। तो नेगेशन क्या कह रहा है, देयर इज़ नो चाइल्ड स्टडिंग इन क्लास 5 इन इंडिया। पहले वाले क्वेश्चन में कहा था कि कम से कम एक बच्चा पढ़ रहा है क्लास 5 में, तो इसका नेगेशन क्या होगा कि एक भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है क्लास 5 में, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। तो नेगेशन में अब इस पूरे नेगेशन को हमें सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे देयर एग्जिस्ट का यूज़ नहीं किया, हमने यहाँ पे फॉर ऑल का यूज़ किया। क्योंकि क्या कह रहा है, देयर इज़ नो चिल्ड्रन, एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कि क्लास 5 में पढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, इस सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन नेगेशन ऑफ PX। नेगेशन ऑफ PX का मतलब है कि X इज़ नॉट स्टडिंग इन क्लास 5 इन इंडिया, ओके। सो आप सिर्फ इस फॉर्म में लिख दीजिए, वही उसका नेगेशन, वही उसका सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। आप चाहे इसको पहले लिखिए, इसको बाद में लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। तो आप इसको 3 तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, इसको देख लीजिएगा एक बार। आगे हमारा टॉपिक आता है यूज़ ऑफ बोथ क्वांटिफायर्स, यानी कि ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जिसमें हम ये देखेंगे कि दोनों क्वांटिफायर्स का यूज़ हो रहा है, यानी कि देयर एग्जिस्ट का भी और फॉर ऑल का भी। सो देयर एग्जिस्ट का और फॉर ऑल का दोनों का यूज़ होगा, तो तब हम कैसे सिंबल के फॉर्म में उसे लिखेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, फॉर एवरी रैशनल नंबर x देयर इज़ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन x एंड x+1। किसी एक रैशनल नंबर के लिए x और x+1 के बीच में भी जो नंबर लाई कर रहे हैं वो भी रैशनल नंबर हैं। इसको सिम्बॉलिकली कैसे लिखेंगे, फॉर ऑल, फॉर एवरी कहा गया है ना, तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू q। x क्या है, एक ऐसा नंबर जो कि
क्यू से बिलोंग कर रहा है, क्यू मतलब रैशनल नंबर। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर देयर एग्जिस्ट अनदर रैशनल नंबर, जिसको हमने वाई से डिनोट किया है और वो भी रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो हमने दिखा दिया कि वाई भी बिलोंग कर रहा है क्यू से, सच दैट ये जो वाई है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, एक्स और एक्स प्लस वाई के फॉर्म बीच में, ठीक है। तो हमने इसको इस फॉर्म में दिखा दिया, यही इसका सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया है। अब अगर इसका नेगेशन लिखना है तो सिर्फ क्या करिए, जो फॉर ऑल है उसे देयर एग्जिस्ट करिए, देयर एग्जिस्ट को फॉर ऑल कर दीजिए। और हमने ये दिखाया था कि ये जो वाई है इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो अब दिखा देंगे कि ये इन दोनों के बीच में लाई नहीं कर रहा है, बस यही हो गया, ठीक है। इसके कुछ रूल्स हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा, ये दोनों रूल्स एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। हमारा अब जो लास्ट टॉपिक आता है वो है देयर इज़ वन एंड ओनली वन, ठीक है। अगर कहीं भी ऐसी कंडीशन आपको मिलती है, ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलता है, तो उसके लिए जो सिंबल है वो ये है, उल्टा ए फिर उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, देयर इज़ वन एंड ओनली वन की दैट फिट्स द गिवन डेक्स लॉक। सिर्फ और सिर्फ एक ही की है जो कि डेक्स के लॉक में फिट हो सकती है। इस एग्जाम्पल के कहने का मतलब ये है। अब इसको आपको रिप्रेजेंट करना है सिंबल के फॉर्म में, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देयर इज़ वन एंड ओनली वन के लिए तो हमारे पास ये सिंबल है, ठीक है, ये सिंबल है। आगे रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स, एक्स कैसे रिप्रेजेंट करता है, की को। अब जो भी हम एक्स लेंगे उसके लिए एक सेट बनाएंगे, जो कि है यहाँ पे हमने ए बना दिया है, या फिर आप यू ले सकते हैं। तो वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ कीज़ को, ठीक है। ए किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ कीज़ को, और फिर पी एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स फिट्स द डेक्स लॉक। तो आप इस फॉर्म में किसी भी सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए हर वर्ड्स के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया गया है। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था, हमने तीनों टॉपिक पढ़े। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और अपने PDF को डाउनलोड करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।